लिया सबने? एक मिनट में निकाल लेता हूं क्वेश्चन। घर जाके तो पढ़ना होता नहीं है तुम्हें। क्या था प्रश्न? यही था क्या? एक कक्षा में 30 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, यही था ना? तो देखो आंकड़े क्या क्या थे वो लिख लेते हैं पहले हमारे पास। गणित में उत्तीर्ण होने वाले जो विद्यार्थी है वो कितने थे? तो गणित में पास होने वाले 30, अंग्रेजी में पास होने वाले 50 और रीजनिंग में पास होने वाले कितने थे? तो रीजनिंग वाले थे 80। इसने कहा कि 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी में पास हुए, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग। तो मैथ और इंग्लिश में पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 5। 15 विद्यार्थी अंग्रेजी और रीजनिंग में, तो इंग्लिश और रीजनिंग में पास होने वाले 15 हो गए। और आगे कहा इसने कि 10 विद्यार्थी मैथ और रीजनिंग में पास हुए। और लास्ट में कहा है कि तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने हैं? 2 विद्यार्थी हैं। फिर आपसे प्रश्न पूछा था कि ऐसे कितने विद्यार्थी जो केवल गणित में, केवल अंग्रेजी में, केवल रीजनिंग में, और कुल विद्यार्थी पूछा था। ठीक है, तो इन सब डेटा को हमें क्या करना है? वेन आरेख से जोड़ना है। जब 2 सब्जेक्ट आते हैं हमारे पास तो हम उनको इस तरीके से जोड़ते कि कुछ भाग उनका कॉमन आ जाए, इसी तरीके से जोड़ते। लेकिन 3 सब्जेक्ट है तो तीनों का भाग कॉमन आना चाहिए, यानी हम इसको इस प्रकार से जोड़ेंगे जिसमें एक सब्जेक्ट आपका मैथ हो जाएगा, दूसरा आपका इंग्लिश हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा? आपका रीजनिंग। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से जोड़ना है। अब आपको पता है कि कुल गणित में पास होने वाले कितने हैं? तो 30 विद्यार्थी हैं। कुल इंग्लिश में पास होने वाले 50 विद्यार्थी हैं, और कुल रीजनिंग में पास होने वाले आपके 80 विद्यार्थी हैं। अब इन आंकड़ों को हमें क्या करना है? इसमें बांटना है, और इस प्रकार से बांटना है कि आपके ये यहां पर आने वाले डेटा भी क्या हो जाए? इससे संतुष्ट हो जाए। ये 30 जो है इसका कुछ भाग केवल मैथ्स में आएगा, कुछ भाग मैथ और इंग्लिश में जाएगा, कुछ भाग मैथ और रीजनिंग में जाएगा, कुछ भाग जो है इसका किस में जाएगा? तीनों के अंदर जाएगा। तो इस तरीके से बांटना है। अब इनमें जो संख्याएं आनी है वो आपको दे रखी है कि मैथ और इंग्लिश में पास होने वाले, मैथ और इंग्लिश में पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 5। तो मुझे ये बताओ, इसका 5 हमने यहां रख दिया, इसका भी 5 हमने यहां रख दिया, तो इसमें बचा हुआ आंकड़ा कितना हो जाएगा? 25, और इसमें कितना हो जाएगा? 45। भाई 5 की कमी हो गई ना, दोनों का कॉमन हो गया। तो यहां मैं क्या करता हूं कि साथ में इनको कम करते हुए चलता हूं। तो 30 में से हमने कम कर दिया 5, तो इधर भी 50 में से कितना कम हो गया? 5। क्यों कम हुआ? क्योंकि आपने दोनों के बीच में रख दिया। फिर उसने अगला कहा है कि इंग्लिश और रीजनिंग में पास होने वाले 15 है, तो इंग्लिश और रीजनिंग में पास होने वाले 15 है, यानी इस 50 में से 5 तो इसने यहां रख दिया इंग्लिश वाले ने, और 15 यहां रख दिया। तो बताओ 15 भी कम होगा या नहीं होगा? कम हो गया। इसमें से 50 में से 5 यहां रख दिया, 50 में से 15 यहां रख दिया, तो 50 में से 5 भी कम कर दिया, 15 भी कम कर दिया। फिर उसने कहा कि मैथ और रीजनिंग वाले कितने हैं? 10। तो मैथ और रीजनिंग वाले यानी इन दोनों का कॉमन तो यही है। तो देखो 10 की कमी होगी किसमें से? इसमें से भी होगी, यहां पे 80 में से भी 10 की कमी होगी, और यहां 30 में से भी 10 की कमी होगी। अच्छा, इस रीजनिंग में से 15 की भी तो कमी होगी, क्योंकि ये मैं इंग्लिश और रीजनिंग का साथ में है, तो इसमें 15 की भी कमी हो गई। अरे यहां तक सही कर रहा हूं क्या मैं? फिर उसने कहा कि तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले 2 हैं, तो ये 2 आपका मैथ वाले सर्किल में गया, तो 2 की कमी। ये 2 आपका इंग्लिश वाले सर्किल में गया, तो 2 की कमी। ये 2 आपका रीजनिंग वाले सर्किल में गया, तो 2 की कमी। यानी इनके जो वास्तविक आंकड़े थे उनमें से कुछ आंकड़े यहां पर हमने रख दिए हैं। अब जो बचे हुए आंकड़े हैं आपके वो क्या होंगे? केवल मैथ में पास होने वाले, केवल इंग्लिश में पास होने वाले, और केवल रीजनिंग में पास होने वाले। बताओ यहां से कितना बचेगा? 10, 5, 15, 2, 17। 30 में से 17 गया तो कितना बचेगा? 13। तो बताओ केवल मैथ वाले कितने हो गए? 13। हाँ तो आया होगा, सही आया होगा। तो
मैंने नहीं, 13 तो तेरा ऑप्शन में ही नहीं था, 13 थोड़ी बोला था तूने। 13, 48, 28, 52। चलो देखते हैं अभी। फिर आगे इसने क्या बोला है कि इंग्लिश में पास होने वाले, देखो 5 यहां पर आ गया, 2 यहां आ गया, 15 यहां आ गया, तो 20 और 2 22, तो 22 कम किया तो कितना बचेगा, 22 कम किया तो कितना बचेगा, 28। तो यहां कितना आएगा आपका, 28। अब यहां पर 80 में से क्या क्या कम करना है, 80 में से 10 गया, 15 गया तो 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27। तो 80 में से 27 माइनस करो, 27 यानी 7 माइनस किया तो बचा यहाँ पर 3, 6 में से 2 गया, कितना बचेगा आपका, 7 में से 2 गया 5 यानी 53। तो यहाँ कितना आएगा, 53। अरे बात समझ में आ रही है क्या? इस प्रकार से आंकड़ों को बांटना है पहले, तो जिस तरीके से उसने दिया है उस आधार पर इनको रखना है और फिर इनका मान निकालना है। तो अब सारे आंकड़े आ चुके हैं हमारे पास कि केवल मैथ में पास होने वाले कितने हैं, 13 विद्यार्थी, केवल इंग्लिश में पास होने वाले 28 है, और केवल रीजनिंग में पास होने वाले कितने हैं, 53। तो यहां लिख लेना, केवल मैथ में पास तो कितने हैं आपके, 13। दूसरा था केवल रीजनिंग में पास या केवल इंग्लिश में पास, तो वो है आपके 28। तीसरा था आपका केवल रीजनिंग में पास, तो वो कितने आपके, 53। अच्छा, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ, देखिए कितनी होगी। इसमें पूरे आंकड़ों को जोड़ना पड़ेगा आपको। देखो 28 और 2 30, 5 और 15 20, तो 50 तो यही हो गए, 50 10 60, 60 और 53 113, 113 और 3 हो जाएगा आपका 116 और 10 हो जाएगा 126। और 126 आ रहा है क्या, तो कुल विद्यार्थी हो जाएंगे 126। नोट करो इसको।
अरे उतार लिए क्या सबने? चलो ऐसा ही प्रश्न लिखो एक और आप लोग करके बताना। सेम प्रश्न है तो आप लोग करके बताना खुद से। नए साल की एक पार्टी में, नए साल की एक पार्टी में 500 लोगों को आमंत्रित किया गया। नए साल की एक पार्टी में 500 लोगों को आमंत्रित किया गया। दो सौ लोगों ने भारतीय खाना चुना। 200 लोगों ने भारतीय खाना चुना। 150 लोगों ने इटालियन खाना खाया। 150 लोगों ने इटालियन खाना खाया। और 100 लोगों ने चाइनीज खाना खाया। और 100 लोगों ने चाइनीज खाना खाया। आगे लिखो इसमें 14 लोगों ने केवल भारतीय और इटालियन दोनों तरह का खाना खाया। 14 लोगों ने केवल भारतीय और इटालियन दोनों तरह का खाना खाया। दस लोगों ने केवल इटालियन और चाइनीज खाना खाया। 10 लोगों ने केवल इटालियन और चाइनीज खाना खाया। और 15 लोगों ने केवल 15 लोगों ने केवल भारतीय और चाइनीज दोनों तरह का खाना खाया। तथा 6 लोगों ने तीनों तरह का खाना खाया। 6 लोगों ने तीनों तरह का खाना खाया। ज्ञात करें कि पार्टी में कितने व्यक्ति अनुपस्थित थे। पार्टी में कितने व्यक्ति अनुपस्थित थे। तो कितने लोग नहीं आए वो आपको बताना है। कुल लोगों को आमंत्रित तो किया हमने 500 लोगों को, ठीक है। अभी जो आपको इंफॉर्मेशन दिया उस तरीके से आपको इसको फिट करके और कुल संख्या निकालनी है। फिर आपको देखना है कि 500 से कितना कम है। तो 500 से जितना कम होगा उतने व्यक्ति आपकी पार्टी में शामिल नहीं हुए। करो देखिए एक बार।
तीनों को जोड़ना है जैसे अभी हमने इसमें जोड़ा था वैसे ही। ये 200 इसमें नहीं लिखना है, इसको बाहर लिखना है, क्योंकि ये कम होता जाएगा ना धीरे धीरे। कुछ व्यक्ति यहाँ आ जाएंगे, कुछ व्यक्ति यहाँ आएंगे, कुछ यहाँ, तो ये कम हो जाएगी संख्या। इसीलिए जो मेन आपको संख्या दे रखी है उसको बाहर रखना है पहले। कर भाई कर, तू क्यों नहीं कर रहा है? नहीं आया क्या समझ में? तो फिर करो यार, ऐसे क्या तुम लोग बैठे ही रहते हो घर जाके, वैसे नहीं पढ़ते, यहाँ भी नहीं पढ़ते हो। तीन 399, 500 में से गया तो 101 बचेगा, 111 बचेगा। सोनी 101 आ रहा है। आंकड़ों को सही जोड़ के देखो, काफी आसपास ये आंसर, तो कुछ गलती की होगी। देखो ये दे रखा है आपको, आपसे पूछा है कि भाई टोटल तो दिया हुआ है आपको कि कुल इतने लोगों को आमंत्रित किया गया, जिनमें से 200 लोग
भारतीय खाना पसंद करते हैं, 150 लोग इटालियन और 100 लोग जो है वो चाइनीज खाना पसंद करते हैं। लेकिन केवल भारतीय और इटालियन खाने वाले 14 लोग हैं, केवल इटालियन और चाइनीज खाने वाले 10 लोग हैं, और केवल इंडियन और चाइनीज खाने वाले 15 लोग हैं। और ऐसे व्यक्ति भी है जो जिन्होंने तीनों तरह का खाना खाया, तो वो कितने हैं? 6 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने तीनों तरह का खाना खाया है। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि तीनों को कनेक्ट आपको इसी प्रकार से करना पड़ेगा। ये कौन है? तो ये आपके इंडियन फूड खाने वाले हो गए, ये इटालियन फूड खाने वाले हो गए, और ये कौन से हो गए? चाइनीज फूड खाने वाले। तो चाइनीज वाले तो हैं 100, बाहर लिखो इस संख्या को, अंदर भरने के लिए हम अलग तरीके से भरेंगे। ये 150 है, और इंडियन फूड खाने वाले कितने हैं? 200। अब कितना माइनस करना है कितना नहीं करना है, तो वो पहले आप ये डाटा इसके अंदर पुट कर दो आराम से, फिर हम रख सकते हैं। इसने कहा कि तीनों तरह का खाना खाने वाले तो 6 व्यक्ति है, केवल इंडियन और चाइनीज, तो इंडियन और चाइनीज, केवल इंडियन और चाइनीज बोला है तो ऐसे कितने हैं? 15। केवल इटालियन और चाइनीज, तो इटालियन और चाइनीज खाने वाले कितने हैं? 10। केवल इंडियन और इटालियन, इंडियन और इटालियन खाने वाले कितने हैं? 14। ये हमने मान रख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां क्या रखोगे? जो केवल इंडियन फूड खाते हैं। कौन सा? जो केवल इंडियन फूड खाते हैं। तो आपको पता है कि कुल जितने भी इंडियन फूड खाने वाले वो तो है 200, लेकिन उनमें ये लोग भी तो हैं। तो ये कितने लोग हैं? इन सबको जोड़कर, भाई इस इंडियन वाले सर्किल में जो नंबर आ रहे हैं उनको जोड़कर 200 में से माइनस कर दो। तो 14 और 6 20 हो गया, 20 और 15 कितना हो जाएगा? 35। तो 35 को 200 में से घटाया तो कितना आएगा? 165। ठीक है, अगला ये टोटल 150 है, लेकिन 150 में से कुछ लोग यहाँ आ चुके हैं, तो 14 और 6 आपका 20, 20 और 10 30, 30 को घटाया तो यहाँ कितने बचे? 120। चाइनीज खाने वाले टोटल 100 है, लेकिन 100 में से कुछ व्यक्ति तो यहाँ आ चुके हैं, तो ये 10 और 15 25, 25 और 6 31, तो 31 को 100 में से घटाया तो कितना आएगा? 69। आई बात समझ में? तो इसको इस तरीके से भरते हैं। जो आपको ये संख्या दे रखी है ना, इनको पहले बाहर लिखो, इनको अगर आपने अंदर लिख दिया तो गड़बड़ कर दी। ठीक है, इसको अंदर नहीं लिखना है। आपको पता है ये संख्या अलग अलग तरीके से बटेगी कि तीनों खाने वाले, 2 खाने वाले, ये 2 खाने वाले, इस प्रकार से हमने इन संख्याओं को भरना है। ठीक है, अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं कि कुल आमंत्रित व्यक्ति या कुल व्यक्ति जो पार्टी में आए हैं। ठीक है, कुल व्यक्ति जो पार्टी में शामिल हुए, तो कुल व्यक्ति जो पार्टी में शामिल हुए वो कितने हैं आपके? 165। जोड़े के शॉर्टकट में देखो एक बार, 14 और 6 20, 15 और 165 कितना हो जाएगा? 180। 180 और 20 ये तो पूरा 200 हो गया। ठीक है, 200 और 120 कितना हो जाएगा? 320। 320 और 10 कितना हो जाएगा? 330। 330 और 60 करो पहले, 330 और 60 390, तो 399 हो गए। ये कितना हो गया? 399 व्यक्ति। अब इसने कहा कि कितने लोग पार्टी में शामिल नहीं हुए, तो पार्टी में शामिल नहीं होने वाले व्यक्ति वो कितने हो जाएंगे आपके? 500 माइनस 399, तो कितने बचेंगे? 101 व्यक्ति पार्टी में शामिल नहीं हुए। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से करना पड़ेगा आपको। वेन आरेख में इस डाटा को सही तरीके से पुट करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान दो छोटी सी, इसने कहा केवल इंडियन और इटालियन। अगर ये बोलता इंडियन और इटालियन, तो उस इंडियन और इटालियन के अंदर आपके ये जो 14 व्यक्ति है वो तो आते ही, ये भी आ जाता, क्योंकि ये लोग क्या इंडियन और इटालियन नहीं खा रहे हैं क्या? खा रहे हैं ना, तीनों ही खा रहे हैं। उसने ये तो नहीं बोला कि केवल इंडियन इटालियन। जब केवल बोले तब तो ये संख्या यही आएगी, लेकिन अगर वो सिर्फ इंडियन इटालियन बोले तो इन तीनों वाली संख्या को छोड़कर जो बचेगा वो केवल वाले में जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी? अब इस पर एक प्रश्न लिखवाता हूं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। इसको नोट करो फटाफट। इससे पहले जो प्रश्न लिखा था उसमें केवल का कुछ लिखवाया था कि मैंने? केवल थोड़ी दे रखा था।
नहीं, 2 वाले में केवल लिखा है क्या मैंने वर्ड, वरना गड़बड़ हो जाएगी फिर। पिछला प्रश्न तेरे पास तो होता ही नहीं है प्रश्न, पिछला प्रश्न दिखाना एक बार। पांच विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित दोनों में हुए, केवल अंग्रेजी और गणित नहीं लिखवाया इसमें ना। तो एक काम करो, जहां जहां 2 सब्जेक्ट का नाम लिया है ना, वहां आगे केवल कर लो। क्या हो गया? हाँ, केवल लगाओ उसके आगे, वरना उस पर गड़बड़ हो जाएगी। जो कल वाला प्रश्न है ना, उसमें जो 2 सब्जेक्ट का नाम लिखवाया ना मैंने, कि मैथ्स और रीजनिंग में पास होने वाले, गणित और इंग्लिश में पास होने वाले, उन सब के आगे केवल वर्ड लगाना, कि केवल मैथ्स और रीजनिंग में पास होने वाले, केवल इंग्लिश और गणित में पास होने वाले, केवल गणित और रीजनिंग में पास होने वाले। तो उसके आगे वर्ड लगाना केवल। जहां 2 सब्जेक्ट का नाम था ना पिछले प्रश्न में, वहां केवल लिख लेना बस। अरे उतार लिया क्या सबने? लिखो एक लास्ट प्रश्न इसी टाइप पर, उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, उसमें ये केवल वर्ड नहीं लिखेंगे हम। तो जब केवल वर्ड नहीं लिखेंगे तो किस तरीके से होगा वो देखते हैं अभी हम। लिखो, 120 विद्यार्थी क्रिकेट पसंद करते हैं। 120 विद्यार्थी क्रिकेट पसंद करते हैं। 150 विद्यार्थी फुटबॉल पसंद करते हैं। 150 विद्यार्थी फुटबॉल पसंद करते हैं। और 180 विद्यार्थी हॉकी खेलना पसंद करते हैं। क्रिकेट वाले कितने बताए मैंने? 120। फुटबॉल वाले कितने बताए? 150। और हॉकी वाले कितने हो गए? 180। आगे लिखो, क्रिकेट तथा फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, क्रिकेट तथा फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 10 है। क्रिकेट तथा फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 10 है, तथा 15 व्यक्ति फुटबॉल तथा हॉकी पसंद करते हैं। 15 व्यक्ति फुटबॉल तथा हॉकी पसंद करते हैं। और 20 व्यक्ति क्रिकेट तथा हॉकी पसंद करते हैं। 20 व्यक्ति क्रिकेट तथा हॉकी पसंद करते हैं। पांच व्यक्ति तीनों तरह के खेल पसंद करते हैं।
5 व्यक्ति तीनों तरह के खेल पसंद करते हैं, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न सामने, केवल क्रिकेट खेलने वाले व्यक्ति, दूसरा प्रश्न, केवल फुटबॉल तथा क्रिकेट खेलने वाले व्यक्ति, तीसरा, कुल व्यक्ति। सामने ध्यान दो एक बार, ये प्रश्न जो पिछला प्रश्न है उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें जो दो दो खेल का नाम बताया उसके आगे केवल शब्द का यूज नहीं किया है उसने, ठीक है। तो इसमें आंकड़े भरने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। एक बार लिखना बंद करो, सामने ध्यान दो। पहले 3 प्रकार के खेल है हमारे पास, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। क्रिकेट, फुटबॉल और कौन सा है, हॉकी। बताओ क्रिकेट वाले कितने हैं टोटल 120 है, फुटबॉल वाले टोटल कितने हैं 150, और हॉकी वाले टोटल कितने हैं 180। अब नीचे वाले आंकड़ों को हम इसमें भरेंगे, तभी हम पूरा वेन डायग्राम जो है उसको फिल कर सकते हैं। देखिए, जब भी इस तरीके का प्रश्न आ जाए कि इनके आगे केवल वर्ड यूज नहीं किया हुआ है कि केवल क्रिकेट और फुटबॉल वाले व्यक्ति ये हैं, ये केवल क्रिकेट और फुटबॉल वाले नहीं है, ये वो व्यक्ति हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, और साथ में इसमें वो भी व्यक्ति हैं जो क्रिकेट फुटबॉल के साथ हॉकी भी खेलता है। तो कोई व्यक्ति 3 गेम खेल रहा है तो हम उसको ये तो बोल सकते हैं कि भाई वो क्रिकेट और फुटबॉल पसंद करता है, लेकिन केवल क्रिकेट और फुटबॉल का मतलब हो जाता है कि वो हॉकी पसंद नहीं करता है। तो प्रश्न पिछले वाले से थोड़ा अलग है, केवल वर्ड जो है वो स्पेसिफिक इन 2 गेम को बताता है, लेकिन मैंने लिखा है कि क्रिकेट और फुटबॉल पसंद करता है, मतलब इसमें वो व्यक्ति भी है जो तीनों गेम पसंद करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको करना क्या है, सबसे पहले इस 5 जो तीनों का कॉमन होता है उसको भरना है। ये 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, जो फुटबॉल पसंद करते हैं और जो हॉकी पसंद करते हैं। अब इसने कहा कि क्रिकेट और फुटबॉल वाले 10 व्यक्ति हैं। मुझे ये बताओ, ये हिस्सा जो है आपका क्रिकेट और फुटबॉल वालों का है या नहीं है? अरे है या नहीं है? ये वाला पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा किसका है? ये है क्रिकेट और फुटबॉल वालों का। और अगर आपसे पूछे कि केवल क्रिकेट और फुटबॉल वालों का, तो वो हिस्सा केवल ये वाला होगा, ऊपर वाला ये वाला होगा जिसमें केवल क्रिकेट और फुटबॉल आएगा। तो आपको केवल क्रिकेट और फुटबॉल दे रखा है या ओनली क्रिकेट और फुटबॉल दे रखा है? सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल दे रखा है। तो केवल वाला नहीं दे रखा है, इसका मतलब वो संख्या पूरे में आनी चाहिए। ये जो 10 नंबर है ये इस पूरे में आना चाहिए। तो इस 10 नंबर को इसमें भरना था, जिसमें से 5 तो यहाँ आ गया, तो बचा हुआ 5 कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। यानी इस 10 का 5 तो सेंटर में पड़ा है और 5 कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। आई बात समझ में? क्योंकि ये जो 10 व्यक्ति हैं ये ऐसे व्यक्ति हैं जो क्रिकेट फुटबॉल पसंद करते हैं, इसके साथ में वो हॉकी भी पसंद करते हैं। तो ये 10 व्यक्ति इस तरीके से भरे जाएंगे क्योंकि उनके आगे केवल नहीं लिखा हुआ है। अगला कह रहा है कि फुटबॉल और हॉकी, तो फुटबॉल और हॉकी वालों का कॉमन पोर्शन पूरा ये होगा। तो इसमें 15 भरने हैं, तो 15 में से 5 तो यहाँ आ गया, बचा कितना? 10, तो 10 यहाँ आएगा। अगला है कि क्रिकेट और हॉकी वाले, तो इसमें कितने? 20 है, तो 20 का पूरा एरिया ये वाला होना चाहिए, लेकिन 5 यहाँ आ गया तो बचा हुआ 15 होगा। अब ये जो आपने 5, 10 और 15 लिखा है ना, ये 5 किसको रिप्रेजेंट करता है? केवल क्रिकेट और केवल फुटबॉल को। ये 10 करता है केवल फुटबॉल और केवल हॉकी को, और ये 15 करता है केवल क्रिकेट और केवल हॉकी को। मतलब जो केवल सिर्फ 2 ही टाइप के गेम खेलते हैं। अब बीच वाले आंकड़े हमने भर दिए, इन संख्याओं में से इनको माइनस करते जाओ, यहां रखते जाओ, इन संख्याओं में से इसको माइनस करते जाओ। तो देखो इस क्रिकेट वाले सर्किल में कितनी संख्याएं आ चुकी है? 15, 5, 20 और 25। तो 120 में से 25 गया तो कितना बचा? 95।
ये हो गया आपका 20, तो 150 में से 20 गया, कितना बचा? 130। ये हो गया आपका 30, तो 180 में से 30 गया, कितना बचा आपके पास? 150। क्या ये बात समझ में आई क्या? पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि केवल क्रिकेट खेलने वाले व्यक्ति, तो केवल क्रिकेट वाले व्यक्ति कितने हैं? केवल क्रिकेट वाले व्यक्ति कितने हैं? 95। दूसरा कह रहा है कि केवल फुटबॉल और क्रिकेट, तो केवल फुटबॉल और क्रिकेट वाले यही तो 5 व्यक्ति है। अरे केवल फुटबॉल और क्रिकेट वाले ये 5 ही तो है, क्योंकि जो 10 थे ना वो क्रिकेट और फुटबॉल वाले थे, जो हॉकी भी खेल सकते थे, लेकिन उसने कहा कि केवल क्रिकेट और फुटबॉल ही खेलना चाहिए, हॉकी नहीं खेलना चाहिए, तो इस हॉकी वाले को हमने बाहर निकाल दिया, तो ये आएगा आपका 5, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5। और लास्ट है कि कुल व्यक्तियों की संख्या, तो इनको जोड़कर कुल व्यक्तियों की संख्या आप बता सकते हो। हेलो, बताओ भाई टोटल कितने होंगे? 410। भाई सबसे बड़ी वाली संख्या आपको पता है कि इस पूरे सर्किल में 120 है, इस पूरे सर्किल में 150 है, इस पूरे सर्किल में 180, तो बड़ी वाली संख्या को ले लेते हैं पहले। इस सर्किल में जो भी आ रहे हैं वो कितना बना रहे हैं? 180 बना रहे हैं। अब 180 में मुझे यही तो जोड़ना है, तो 95 और 5 100, तो 280। 280 और 130 कितना हो जाएगा? 280 और 100 380, और 380 और 30 कितना हो जाएगा? 410। तो कुल कितना हो जाएगा आपका? 410। अरे कर लोगे अब? तो ये केवल शब्द का ध्यान रखना है आपको, अगर केवल शब्द अगर नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब इस संख्या को इनमें से माइनस करके केवल वाला बनाना है आपको। अब प्रश्न तो काफी लेके आया था, और अभी हो भी जाते अगर वो पीपीटी इसमें लग जाती तो। क्या चीज? तो टेस्ट तो 1 घंटे का ही है ना, क्लास के बाद में। क्यों भाई? कौन से सर? कौन से सर? क्योंकि लास्ट क्लास रहती है ना, तो तुम भी कम नहीं हो, तुम्हें भी पढ़ते हुए जोर आता है। इसको उतारो फटाफट, 2-4 प्रश्न और कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक आपका कंप्लीट है। और जिनके पास जो भी रीजनिंग का मैटर पड़ा है वो उससे जाके प्रैक्टिस भी करा करो भाई, ठीक है? और जो प्रॉब्लम आती है भाई रख के लाया करो स्कूटी की डिग्गी में, है ना? मोटी ज्यादा है ना किताब, तो स्कूटी की डिग्गी में रख के लाया करो। मेरे नंबर किसी के पास सेव है क्या? तुम में से तुम्हारे पास है शायद। ये पीडीएफ ही भेज देता हूं मैं, तुम खुद ही कर लेना इसको। टेलीग्राम ग्रुप में हो ना सब लोग? उसमें उसमें भेज दूंगा मैं, उसमें भेज दूंगा, ठीक है? अरे हटा दूं इसको? चलो अब इसका वेन आरेख बना के बताना है आपको।
चलो अब ये बताओ, देखिए शिक्षित, शिक्षक, शिक्षित और नौकरी पेशा, पै गायब हो गया। सब ईमानदारी से अपने आंसर एक पेपर पे लिख दो, लास्ट वाले पे, है ना, फिर देखते हैं किसका सही जाता है। एक बार फटाफट से सब लोग अपने जो भी आंसर हैं वो लिख दो एक पेज पे, फिर ईमानदारी से खुद से चेक करो कि कितने सही है और कितने गलत हैं। अभी अपन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी बाद में डिस्कस करेंगे अपन। अपने आप को जो आ रहा है उसका आंसर एक पेज पे लिख लो लास्ट में, कि पहले का ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये। 6 क्वेश्चन है तो 6 ऑप्शन लिख लो भाई, पहले का ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, और फिर अपने आप में चेक करना कि कितने सही है आपके। अरे उतार ले शांति से। अरे तू चुप हो जा भाई, एक तो आवाज इतनी मोटी है। प्रैक्टिस हो गई अब, है ना। और एक ही है जो किसी को सीक्रेट बताए तो पास वालों को सबको पता चल जाए। हाँ भाई बताओ भाई, क्या होगा, पहले का आंसर क्या आ रहा है? हाँ सब लोग लिख लो एक बार। अरे लिख लिया होगा अब तो। देखो पहला क्या कह रहा है कि शिक्षक, शिक्षित और नौकरी पेशा। जो शिक्षक होता है क्या वो शिक्षित होता है क्या? मतलब सारे के सारे शिक्षक किस में आएंगे? शिक्षित में आएंगे। और जो भी नौकरी पेशा आदमी है, नौकरी पेशा का मतलब होता है सरकारी नौकरी से, ठीक है, या ऐसा जो व्यवसाय, मतलब नौकरी होती है, मजदूरी से नहीं आएगा इसमें। नौकरी पेशा का मतलब होता है जो एक पढ़ा लिखा आदमी नौकरी करता है। तो जो नौकरी पेशा वाला आदमी है वो भी क्या होता है? शिक्षित होता है। इसका मतलब जो शिक्षित है उसके अंदर कौन आएंगे? आपके नौकरी पेशा वाला आदमी। और जो शिक्षक है वो भी क्या है? एक नौकरी पेशा वाला आदमी है, उसके पास नौकरी है। तो ये इस प्रकार से बनेगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी। सही है। कैसे बनेगा वापस समझ लो एक बार, कि नौकरी पेशा का मतलब होता है जिसके पास कुछ ना कुछ रोजगार है, और नौकरी पेशा आदमी वही होता है जो शिक्षित होता है। यहां मजदूरों की बात नहीं होगी, ठीक है। तो मजदूर अलग होता है, वो नौकरी पेशा में नहीं आता है, वो मजदूरी के अंदर आता है।
तो नौकरी पेशा कौन होंगे? जो शिक्षित होंगे। तो ये आपका शिक्षित को दर्शाता है, ये नौकरी पेशा को दर्शाता है, और ये शिक्षक को दर्शाता है। तो सबसे अंदर तो शिक्षक है, उसके बाद नौकरी पेशा है, और उसके बाद में शिक्षित है। दूसरा है धातु, लोहा, पारा। देखो धातु के अंदर लोहा तो आएगा ही भाई, लोहा तो आएगा। पारा क्या है? साइंस नहीं पढ़ रहे हो क्या? धातु अधातु वाला चैप्टर नहीं पढ़ा? तो फिर जाओ वापस घूम के 10th पर, 10th में याद करो पारा क्या होता है। अच्छा पारा कहीं तो सुना होगा तुमने, क्या? नहीं नहीं वापस बता, क्या बता रही? वो तो ग्लू होता है, वो अलग चीज होती है। पारा होता है आपके थर्मामीटर में जो रेड रेड लाइन ऊपर दिखती है ना, कभी बुखार आता है अपन चेक करते हैं, अपन तो कहाँ करते हैं, अपन तो देख के बता देते हैं। जो डॉक्टर चेक करता है ना, उसके अंदर वो जो लाल लाल जो चढ़ता है ऊपर, वो पारा होता है। वो क्या होता है? वो पारा। यानी उसको इंग्लिश में बोलते हैं मर्क्यूरी, और वो एक धातु होती है। पारा क्या है? एक धातु है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी तरल के रूप में होता है। अरे सुन लो भाई, तुम्हारे साइंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा सीधा प्रश्न पूछता है कि ऐसी धातु का नाम बताओ जो रूम टेम्परेचर पर तरल पदार्थ के रूप में होती है। तरल मतलब बिल्कुल जल के समान होती है, बिल्कुल पिघली हुई सी होती है। तो धातु है। पारा भी क्या है? एक धातु है। लेकिन लोहा अलग धातु है, पारा अलग धातु है, तो दोनों का कनेक्शन अलग अलग है। उस हिसाब से कौन सा हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। तो कहीं लिख लेना साइड में कि पारा धातु रूम टेम्परेचर पे क्या होती है? तरल पदार्थ के रूप में होती है। अगला देखो तीसरा, लड़के, छात्र और एथलीट। कौन सा होगा इसका? लड़के, छात्र और एथलीट। अरे भाई छात्र अलग होते हैं, छात्राएं अलग होती हैं। तो लड़के तो सारे के सारे छात्र में आएंगे, लड़के तो किस में आएंगे? सारे के सारे छात्र में। तो सभी छात्र जो है, सभी लड़के जो है वो क्या है? छात्र हैं। अब उनमें से कुछ लड़के जो हैं एथलीट होते हैं, और कुछ लड़कियां भी तो क्या होती है? एथलीट होती है। इसलिए इसका आधा हिस्सा बाहर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चौथा बताओ, नीली आंखों वाली डॉक्टर और महिलाएं। ऑप्शन नंबर डी और ए कौन कौन बता रहा है? ए तो नहीं होगा भाई, आपने डॉक्टर को अलग कर दिया। डॉक्टर का कनेक्शन तो हो सकता है ना उसके साथ, ठीक है। बताओ सी होगा या डी होगा? सी कैसे होगा? इसने कहा नीली आंखों वाली, वाली का मतलब लड़की, लड़कियां किस में आती? महिलाओं में। मतलब सारी नीली आंखों वाली किस में जाएगी? महिलाओं में जाएगी। अरे सारी नीली आंखों वाली किस में जाएगी? महिलाओं में जाएगी। और महिलाएं डॉक्टर भी होती है, और ऐसी भी डॉक्टर होती है जिनकी आंखें कैसी होती है? नीली होती है। समझ में आ रही है बात? महिलाएं भी डॉक्टर होती है, और डॉक्टर में वो महिलाएं भी होती है जिनकी आंखों का रंग नीला भी होता है। तो ये जो डॉक्टर वाला सर्किल है ये दोनों से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? ये दोनों से जुड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चौथा बताओ, चौथा क्या? पांचवा, पुरुष, गीतकार और बहिर्मुखी। बहिर्मुखी क्या है ना, जो आपने अच्छा इंग्लिश में तो सुना होगा इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, कि कोई आदमी इंट्रोवर्ट होता है, अपने आप में रहता है, किसी से बात नहीं करता है, और कोई होता है एक्सट्रोवर्ट। पहले समझो भाई कौन सा आएगा? अरे भाई इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का मतलब समझो पहले। एक तो होता है अंतर्मुखी, एक होता है बहिर्मुखी। इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी का मतलब होता है जो अपने आप में सिमट कर रहता है, जो किसी से बातें शेयर करना पसंद नहीं करता है, जो किसी से दोस्ती करना पसंद नहीं करता है। मतलब आया क्लास में चुपचाप बैठा रहेगा और वापस चला जाएगा, ठीक है। तो वो होते हैं इंट्रोवर्ट। वो कौन होते हैं? इंट्रोवर्ट। और एक होता है एक्सट्रोवर्ट। एक कौन होता है? एक्सट्रोवर्ट, जिससे कोई बात नहीं भी करना चाह रहा है तो भी जबरदस्ती करता है। जैसे ये क्या नाम है इसका, ये बोलता ही रहता है। तो ये ऐसे होते हैं एक्सट्रोवर्ट। तो ये इंसान के नेचर को बताता है। किसको बताता है? नेचर को। तो इंसान का नेचर दोनों तरीके से हो सकता है, इंट्रोवर्ट भी हो सकता है, एक्सट्रोवर्ट भी हो सकता है। अब प्रश्न में पूछा है कि पुरुष, गीतकार और बहिर्मुखी, क्या पुरस्कार गीतकार नहीं हो सकता है? क्या हो सकता है? मतलब या तो ये इस तरीके से जुड़ेगा, या इस तरीके से जुड़ेगा, या फिर इस तरीके से। सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता,
कि सारे के सारे गीतकार पुरुष तो नहीं होते हैं, ना ही सारे पुरुष गीतकार होते हैं, कुछ बेसुरे भी होते हैं। अब बहिर्मुखी जो है, क्या केवल पुरुष ही बहिर्मुखी होते हैं क्या? महिलाएं भी तो हो सकती है। तो इसमें ये वाला भी गलत हो जाएगा जो टोटल को दर्शा रहा है, और ये जो अलग कर रहा है डी ऑप्शन, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका एकदम सही है कि कुछ पुरुष गीतकार होते हैं और वही पुरुष बहिर्मुखी होते हैं, और कुछ पुरस्कार बहिर्मुखी भी, कुछ पुरुष गीतकार और बहिर्मुखी दोनों भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बी, सॉरी। अगला बताओ, धनिया, बीज, मसाले और दालचीनी। अच्छा, कईयों को तो दालचीनी पता ही नहीं होगा, है क्या पता दालचीनी क्या होता है? एक मिनट लड़कों में बताओ, दालचीनी किस किस को पता है? दालचीनी क्या होता है? कैसा आता है, कैसा आता है बता, बताओ भाई क्या होता है, दालचीनी क्या होता है? अच्छा, रूम पे खाना कौन कौन बनाता है तुम में से? रूम पे खाना बनाता है क्या तुम में से कोई? सब बनी बनाई खाते हैं ना? हाँ, अब इधर बताओ दालचीनी कैसी होती है? छाल जो होती है ना, किसी पेड़ की छाल, छिलका जैसा होता है, उस टाइप का दालचीनी होती है ना, वही होती है ना? अरे उसी को बोलते हैं क्या दालचीनी? अरे है, मुझे पता है यार, आइडिया है। हाँ, मसाले में आता है, एक लकड़ी जैसा आता है वो सूखा हुआ, ठीक है, उसको दालचीनी बोलते हैं। तो दालचीनी भी मसाले में आता है, और धनिया बीज जो है वो भी किस में आता है? मसाले में। पर धनिया बीज और दालचीनी में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए आपका कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ये सी मत कर आना, क्योंकि सी ऑप्शन इसमें नहीं होगा।